आइए आज सुनाते हैं प्रिंस शेर के चोरी होने की कहानी। एक जंगल होता है, उसमें एक शेर होता है और उसकी बीवी होती है और उनका बेटा प्रिंस होता है। वह परिवार बहुत खुशहाल होता है और वह जंगल के पे राज करता है, क्योंकि शेर राजा जंगल का राजा होता है। सारे जंगली जानवर इस परिवार से बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि यह परिवार जंगल के सभी जानवरों के साथ बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन वहीं पे शेर राजा का जो प्रिंस बेटा होता है, उसे अपने पिता के राजा होने पे बड़ा गुरूर होता है और वह उसके पे घमंड भी करने लग जाता है। एक बार जब प्रिंस जंगल में बाकी जंगली जानवरों के पास खेल रहा होता है, तभी वह बोलता है, मैं राजा का बेटा हूँ, तुम सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जैसे कहूँ वैसे ही खेलना पड़ेगा। तो बेचारे सभी जानवरों को उसकी बात को मानना पड़ता है। फिर एक बार जब भेड़िए के बच्चे एक जगह पे खेल रहे होते हैं, तब प्रिंस वहाँ पे जाके उनको बोलता है, अरे भेड़ियों के बच्चों, चलो मेरे हिसाब से गेम खेलो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। तब भेड़िए के बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, हम हमारी मर्जी से खेलेंगे, अपने साथ खेलेंगे। तब वह शेर का बच्चा बोलता है, अरे तुम्हारी ज़रूरत कैसे है मुझसे ऐसा बोलने की, मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसा ही करो, पता है ना मैं कौन हूँ, मैं राजा का बेटा प्रिंस हूँ। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे परिवार को सजा दी जाएगी, समझ गए ना। तब बेचारे भेड़िए के बच्चे न चाहते हुए भी प्रिंस शेर के साथ खेलने लग जाते हैं, उसी के हिसाब से खेलते हैं, लेकिन वो बड़े परेशान होते हैं उससे। और ये सारी चीज़ दूर से भेड़िया देख रहा होता है। तब भेड़िया जब शेर प्रिंस चला जाता है तो भेड़िया अपने बच्चे के पास जाता है, वो बोलता है, अरे बेटो क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो। तब वह भेड़िए के बच्चे भेड़िए को बताते हैं, अरे पापा, ये प्रिंस ना जब देखो आ जाता है हमारे पास और हमें अपनी मर्जी से खिलाता है, हम उसके हिसाब से नहीं खेलना चाहते, वह हम पे बड़ी दोष जमाता है उनके पिता के राजा होने का, देखो ना ये अच्छा बिहेवियर नहीं करता हमारे साथ। तब भेड़िया बोलता है, अरे इस शेर को तो मैं वैसे ही पसंद नहीं करता, इस शेर को तो मैं इस गद्दी से हटा के खुद इस जंगल का राजा बनने के ख्वाब देख रहा हूँ। ये शेर ही मेरे पे कम था, जब इसका बच्चा भी आके मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है। इस शेर राजा को पहले ठिकाने लगाने से पहले तो मुझे लगता है इसके बच्चे को पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। भेड़िया शेर को राजगद्दी से हटाने की हमेशा प्लानिंग करता रहता है। अब तो उसका मन और पक्का हो जाता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल में मेला लगता है। जब ये बात प्रिंस को पता चलती है तो अपने पिता को बोलता है, अरे पिताजी चलो ना मेले चलते हैं, मेला अभी शुरू हुआ है। तब उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा अभी मेले में बहुत भीड़ होगी, थोड़े एक दिन के बाद जाते तब भीड़ कम हो जाएगी, फिर हम आराम से मज़े से खेलेंगे वहाँ पे। तब प्रिंस बेटा बोलता है, माँ भीड़ हो गई तो क्या हुआ, हम राज परिवार के हैं, हम जहाँ पे भी जिस झूले पे जाएंगे सब लोगों को हटा के हम खेलने लगेंगे, सब लोगों को हमारी बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि हम राज परिवार से हैं। तब बच्चे की इस बात पे शेर राजा को अच्छा नहीं लगता, उसे लगता है कि मेरे बच्चे को राज परिवार का होने का घमंड हो गया है, इसके घमंड को ख़त्म करना पड़ेगा। तब शेर राजा अपने बच्चे को बोलता है, देखो बच्चा, मुझे लगता है तुम राज परिवार पे होने का एक गलत फ़ायदा उठा रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। एक सच्चा राजा और सच्चा राजकुमार वही होता है जो अपने आप को जनता के लिए समर्पित करके रखता है, जनता के भलाई के बारे में सोचता है। मैं जंगल का राजा होते हुए भी अपने आप को किसी दूसरे जानवर से ऊपर नहीं समझता, न्याय सभी के लिए सेम होना चाहिए। तुम्हें भी अगर अच्छा राजा बनना है तो तुम्हें सभी जानवरों का अच्छे से सम्मान करना होगा, सभी के साथ अच्छे से रहना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कभी भी तुमको कोई भी विद्रोह कर सकता है और तुम्हें राज परिवार से निकाल सकता है। इसलिए इस सीख को अपने अंदर बैठा लो कि तुम्हें सभी जानवरों के साथ सम्मान के साथ रहना और अच्छे से रहना है। तब प्रिंस के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। वह बोलता है, पिताजी माफ़ कीजिएगा, मैंने इतने दिनों से बड़ी गलती करी,
आपने आज हमें सिखाया कि हमें लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए। आगे से मैं इस चीज़ का पूरा ध्यान रखूँगा। मैं हर जंगली जानवर के साथ बड़े अच्छे से रहूँगा और अपने किए गए कृत्यों का उन सभी से माफ़ी भी मांगूंगा। तब राजा बड़ा खुश होता है और अपने बच्चे और अपनी बीवी को लेके मेले की तरफ जाता है। जब हम मेले पे जाते हैं तो प्रिंस तो बड़ा खुश हो जाता है। वो बोलता है, अरे वाह, कितनी सारी खेलने की चीज़ें हैं यहाँ पे, मज़ा ही आ गया। हा हा हा। जब शेर और शेर रानी बाकी लोगों से बात करने में बिजी होती है, तब प्रिंस वहाँ से थोड़ा खेलने में बिजी हो जाता है और साइड में चला जाता है। वो साइड में जाता है तब वह देखता है कि भेड़िए के बच्चे वहाँ होती है। तब उसके ख्याल आता है, अरे मैंने पहले इनको बहुत सताया था, बहुत परेशान किया था, मुझे जाके इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तब वह उनके पास जा रहा होता है। तभी भेड़िया प्रिंस शेर को देख लेता है कि वो अकेला है और अकेला उनके बच्चों की तरफ जा रहा है। तब वो सोचता है, अरे यही अच्छा मौका है, इसको मैं यहाँ से चुरा लेता हूँ, हा हा, और ले जाके इसको मार दूंगा। तब वह भेड़िया शेर के बच्चे को चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब शेर राजा और शेरनी अपने बच्चे को नहीं पाते तो उसे ढूंढने लग जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे हमारा बच्चा किधर गया, हमारा बच्चा किधर गया। सारे जंगली जानवर भी अब शेर राजा को ढूंढने लग जाते हैं। तब हाथी राजा बोलते हैं, अरे शेर जी, आप चिंता मत करिए, पूरा जंगल आपके बच्चे को ढूंढने के लिए लग जाएगा, हम आपके बच्चे को कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालेंगे, आप चिंता मत करिए। सारा जंगली जानवर बच्चे को ढूंढने में निकल जाते हैं। वहीं शेर और शेरनी भी अपने बच्चे को ढूंढते रहते हैं। जब वह थक जाते हैं तब वह अपनी गुफा के पास बैठ जाते हैं। जब अपनी गुफा के पास बैठते हैं तभी एक कागज उनके पास आके गिरता है। उस कागज में कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है। तब शेर बोलता है, अरे इस कागज में तो कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ कर देखता हूँ। उस कागज में लिखा होता है, अरे ओ शेर राजा, तुमको अपनी गद्दी से अब उतरना पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, हा हा हा। अगर तुम अपनी गद्दी से उतर के ये गद्दी मुझे नहीं दी तो तुम्हारे बच्चे को मैं मार दूंगा, हा हा हा। इसलिए अब तुमको अपनी गद्दी से उतर के मुझे राजा बनाना पड़ेगा। उसके बाद शेर बोलता है, ये किसने लिखा होगा। शेरनी बोलती है, हाँ हाँ, नीचे किसी का नाम तो लिखा होगा ना। नीचे नाम की जगह पे एक पंजे का निशान होता है। शेर बोलता है, अरे ये पंजे का निशान तो बाघ का लग रहा है, क्या बाघ ने ही मेरे बच्चे को चुराया है, मैं बाघ को नहीं छोड़ूंगा। और फिर शेर राजा बाघ से लड़ाई करने बाघ की गुफा के पास जा रहा होता है। तब वह देखता है बाघ तो बड़े प्यार से सो रहा होता है। तब शेर बोलता है, अरे बाघ कपटी, तूने मेरे बच्चे का अगवा किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर शेर बाघ के ऊपर कूद जाता है, वह बाघ को खूब मारता है। तब बाघ कैसे भी करके राजा को समझाता है और बोलता है, राजा जी रुकिए तो सही, रुकिए रुकिए, बताइए तो सही क्या हुआ, आप मुझे क्यों मार रहे हो। तब शेर बोलता है, अरे कपटी, तूने मेरे बच्चे का अगवा किया, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, बता मेरा बच्चा कहाँ पे है। तब बाघ बोलता है, अरे आपका बच्चा अगवा हुआ है, यही बात क्या बोल रहे हो, और मैंने नहीं किया आपके बच्चे का अगवा, मैं तो पूरे दिन से यहीं पे गुफा के पास ही सो रहा था, आप किसी भी जानवर से पूछ लीजिएगा। तब वो शेर बोलता है, अरे तू झूठ बोल रहा है। तब बाघ बोलता है, नहीं नहीं, सही में सच बोल रहा हूँ, आप किसी से पूछ लीजिएगा, पहले आप मुझे विस्तार से बताइए हुआ क्या। तब शेर राजा उसे सारी स्टोरी बताता है कि कैसे मेले में उसका बच्चा गायब हो गया। तब बाघ बोलता है, ये जरूर किसी और की शरारत है, हमें मिलके अपने प्रिंस को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए, पता नहीं वो किस हालत में हो। तभी वहाँ पे लोमड़ी आ जाती है। लोमड़ी बोलती है, अरे शेर राजा जी, मुझे पता चला आपको चिट्ठी मिली कि आपके बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। ये याद रखिए, ये बाघ तो हो ही नहीं सकता, ये तो अनपढ़ है, इसको तो लिखना ही नहीं आता। हमें मालूम है वो जो भेड़िया है ना, वह शहर से पढ़ाई लिखाई करके आया है, ये जरूर उसी का ही काम होगा, जंगल में उसका जैसा पढ़ा लिखा और कोई नहीं है। तब बाघ और शेर के दिमाग की घंटी बजती है। वो बोलती है, हाँ हाँ, ये तो हमने भी सुना है कि वह अभी अभी जंगल से शहर से पढ़ के आया है और चिट्ठी लिखने का काम तो किसी को नहीं आता, उसी को ही आता है। तब वो लोग बोलते हैं, अरे इस भेड़िए को हम नहीं छोड़ेंगे। तब वह भेड़िए की गुफा के पास जा रहे होते हैं। जब वो भेड़िए की गुफा के अंदर जाते हैं तब वह देखते हैं कि वहाँ पे इंक की बोतल पड़ी होती है और बाघ के पंजे के निशान भी पड़े हुए होते हैं। तब बाघ बोलता है, अरे ये देखो शेर राजा जी, इंक और मेरे पंजे के निशान, अब तक बाकी सभी जानवर मेरे पे ही ऐसे दोष डालते रहते थे,
कुछ ना कुछ होने का। मैं सोचता रह जाता था कि मैंने कुछ किया नहीं, फिर लोग मेरे पे क्यों इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। ये सारा काम ये भेड़िया करता था, इस भेड़िए को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब वो भेड़िए को ढूंढते ढूंढते जब बाहर निकलते तो वह क्या देखते कि भेड़िया उस प्रिंस पे अटैक करने वाला होता है। भेड़िया बोलता है, हाँ हाँ, अब तो मैं प्रिंस तेरे को खा जाऊंगा। जैसे उस पर अटैक करने वाला होता है तब शेर राजा और बाघ वहाँ पहुँच जाते हैं। बाघ बोलते हैं, अरे ओए भेड़िए, अब तेरा खेल खत्म, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तब भेड़िया बोलता है, अरे तुम दोनों यहाँ पे आ गए, अच्छा तुम लोग आपस में लड़ाई नहीं करी। मैंने तो पूरी प्लानिंग बना के रखी थी कि तुम दोनों लड़ाई करोगे तो तुम दोनों में से कोई एक मर जाएगा, और उसके बाद जो बचेगा उसको मैं अपने ग्रुप के लोगों के साथ मिलके मार दूंगा, और फिर इस जंगल पे हम राज करेंगे। हा हा हा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों आगे हो तो तुम दोनों को हम सब मिलके मार देंगे। हा हा हा। उसके बाद भेड़िया अपने बाकी के ग्रुप के लोगों को बुला लेता है। सारे भेड़िए मिलके शेर और बाघ पर अटैक कर देते हैं। उनके बीच में बहुत घमासान लड़ाई हो जाती है। तभी थोड़ी देर में शेरनी, हाथी और बाकी जंगली जानवर भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर सब मिलके सारे भेड़ियों पे पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जो पहले भेड़िए का पल्ला भारी हो रहा होता है, अब बाकी जानवरों के आने के बाद भेड़िए का पल्ला एकदम डाउन हो जाता है। सारे जानवर भेड़िए पे भारी पड़ जाते हैं। इस लड़ाई के अंदर वह जो मेन भेड़िया जो ग्रुप का लीडर होता है वह बाघ और शेर के द्वारा मारा जाता है, और उसे बाकी सारे भेड़िए भी मारे जाते हैं। बाकी जो बच जाते हैं वह अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। इस तरह से जंगल को भेड़िए के आतंक से आज़ादी मिल जाती है। फिर उसके बाद जब बाघ को शेर राजा बोलता है कि बाघ, मैंने तुम पे बहुत गलत शक किया, बल्कि तूने मेरी इस लड़ाई में कितनी साथ दी, आज के बाद तू मेरा मंत्री रहा। उसके बाद शेर राजा बाघ को मंत्री बना देते हैं, और फिर जंगल में एक बहुत बड़ी दावत दी जाती है शेर के थ्रू, और उसका पूरा अरेंजमेंट बाघ को दिया जाता है। सारे जंगली जानवर उस डिनर को एंजॉय करते हैं, और फिर से जंगल में खुशहाली आ जाती है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे ओहदे या फिर अपने खानदान की विरासत पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से शेर के बच्चे को घमंड हो गया था कि वह श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके फादर जंगल के राजा थे, लेकिन जंगल के राजा के समझाने के बाद उसे समझ में आया कि हमें सभी के साथ इक्वल व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ सम्मान से रहना चाहिए। तो इस तरह से हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। हैप्पी। आइए आज सुनाते हैं एक दुष्ट गेंडे की कहानी। एक खूबसूरत जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। वह सारे जंगली जानवर बहुत खुशहाल और खुशी से रहते हैं। वह लोग आपस में खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। वहीं एक दिन दूसरे जंगल से एक बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा गेंडा आता है। वो गेंडा बड़ा क्रूर होता है और अपने में ही बड़ा मस्त होता है। वह गेंडा भागता है, बहुत तेज भागता है, मस्ती में इधर उधर भागता रहता है। एक दिन वह उसको बड़ी मस्ती सूझती है। वह तेजी से भागना शुरू करता है। वो तेजी से भागता है तो उसके सामने बाकी सारे जानवर खाना खा रहे होते हैं। वो इतनी तेजी से भाग के आ रहा होता है तो सारे जंगली जानवर उसे देख के घबरा जाते हैं। सारे जंगली जानवर इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे बकरी का बच्चा कुछ समझ नहीं आता उसको। वो एक ही जगह पे अटक जाता है। जैसे ही राइनो उसके पास में आता है तो राइनो तो उसे अपने मुंह से एक मारता है और उससे वो उड़ के दूसरी तरफ जाके गिर जाता है। लेकिन राइनो अपनी स्पीड को कम नहीं करता, वो तेजी से भागता हुआ जाता है। तभी उसके सामने एक पेड़ आता है। वो पेड़ को भी दे मारता है। उसकी मार से पेड़ उखड़ के गिर जाता है। पेड़ के उखड़ने गिरने के बाद गेंडा हंसने लग जाता है। हा 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 हा। उसको अपनी शक्ति पे घमंड होता है। वह बोलता है, हा 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 हा, कोई है मुझसे ज़्यादा ताकतवर? हा हा, मेरी एक बार में ही
मैंने तो इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया। देखा मेरी पावर, कोई नहीं है मेरे सामने। मेरी ताकत के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। मैं हूँ सबसे बलशाली। तभी बाकी के जंगली जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। उसमें से हाथी बोलता है, अरे ओ गेंडे, ये क्या तेरा बदसलूकी है? इस तरह से भाग रहा है तो तूने देखा नहीं कि तूने बकरी के बच्चे को उछाल के फेंक दिया? उसे कितना चोट आई, देखा तूने? और ये क्या किया तूने? तूने अपनी वार से पेड़ को भी गिरा दिया। अगर तू इस तरह से करता रहेगा तो जंगल के काफ़ी सारे पेड़ टूट जाएंगे, फिर हमारा जंगल बचेगा कहाँ पे? तेरी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब वह गेंडा अपने घमंड में बोलता है, अरे मैं क्या करूं? मेरे में शक्ति ही इतनी है। मेरे सामने जो आएगा मैं उसे उड़ा के फेंक दूंगा। मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता। तब हाथी बोलता है, अरे ताकत की अगर बात करेगा तो मेरे से ज़्यादा थोड़ी ना बलशाली है तू। मैं चाहूँ तो अपनी एक ही सूंड से, एक ही दांतों से पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक सकता हूँ। क्या मैं ऐसा करता हूँ? नहीं करता। मैं भाईचारे से रहता हूँ और अपने जंगल को भी बचा के रखता हूँ। तब गेंडा बोलता है, अरे जिसको जो मर्जी वो करे, और मेरी मर्जी मैं वही करूँगा। मुझे इसमें करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और फिर गेंडा यह चीज़ बोल के वहाँ से चला जाता है। तब सारे जंगली जानवर आपस में इकट्ठा होते हैं। वह सोचते हैं इसी तरह से अगर चलता रहा तो ये गेंडा बहुत से जंगली जानवरों को चोट पहुंचा देगा और उसके साथ साथ ही बहुत सारे पेड़ भी उखाड़ देगा। अगर सारे पेड़ उखड़ गए तो हमारे लिए खाने पीने के साथ साथ जंगल भी नहीं बचेगा। ये तो बहुत नुकसान होगा। इस गेंडे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब वहीं पे हिरण समझदार सामने आता है। वह बोलता है, हाँ कुछ ना कुछ तो तरकीब लगानी पड़ेगी। इस गेंडे को सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तब वह सोचते सोचते सारे लोग जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनको एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के पास में एक बड़ा सारा पत्थर भी होता है। इस चीज़ को देख के हिरण के दिमाग में एक तरकीब आती है। हिरण सब लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है, मुझे एक बहुत ही अच्छी तरकीब याद आई है। उस तरकीब से इस गेंडे का हम परमानेंट इलाज कर देंगे। मुझे बस कल हमको उस गेंडे को यहाँ बुलाना है। और फिर वह सबको तरकीब बता के गेंडे के पास जाता है। वह गेंडे को जाके बोलता है, अरे ओ गेंडे, तू अपने आप को बहुत बलशाली समझता है ना? वो गेंडा बोलता है, हाँ इसमें क्या शक है, मैं हूँ बहुत बलशाली। तब वह सब लोग हंसने लग जाते हैं। तब गेंडा बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हूँ बलशाली। तब हिरण बोलता है, नहीं नहीं, तुम अब बलशाली नहीं रहे। दूसरे जंगल से एक और गेंडा आया है। वह तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर, तुमसे भी ज़्यादा बलशाली है। हमने जब तुम्हारे बारे में उसको बताया तो उसने बोला, अरे मेरे सामने वो पिद्दा सा क्या टिकेगा, उसको तो मैं उड़ा के फेंक दूंगा। तब गेंडा इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे बारे में ऐसा कहा उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब हिरण बोलता है, अरे छोड़ने वाली क्या बात कर रहे हो? दम है तो उसका जाके सामना करो। अगर तुम में दम है तो चलो। तो गेंडा बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं उसका सामना जरूर करूँगा और उसको परास्त कर दूंगा। तब हिरण उसको लेके जंगल के उस जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो गुफा होती है। वह गुफा के पास जाता है। तब हिरण बोलता है, अरे ओ गेंडे, तेरे को डर लग रहा है क्या? अगर डर नहीं लग रहा है तो जा गुफा के पास जाके उसे चुनौती दे, वह गुफा के अंदर ही है। तब गेंडा बोलता, मैं किसी से नहीं डरता, अभी जाके उस गुफा पे जाके उसको ललकारता हूँ। तब वह गुफा के पास जाता है और बोलता है, अरे ओए बाहर हाँ, दम है तो मैं बलशाली तेरा इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। हा 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 हा। जैसे ही वो गुफा में इस तरह की आवाज़ लगाता है
तब गुफा में वापस से वही आवाज़ पलट के आती है, क्योंकि वह गुफा होती है। तब वही आवाज़ वापस उसको सुनाई देती है, उसको चुनौती देती हुई। तब उस गेंडे को लगता है सच में इस गुफा में कोई दूसरा राइनो है, दूसरा गेंडा है। तब वो बोलता है, अरे ये तो सच में इधर ही है, मुझे इसको नहीं छोड़ूंगा। तब हिरन बोलता है, अरे तो बाहर खड़े खड़े लड़ाई करोगे क्या? दम है तो जाओ अंदर और उससे लड़ाई करके दिखाओ। तब गेंडा तेजी से उस गुफा के अंदर भागने लग जाता है। वह गुफा बहुत अंधेरी होती है, वो अंदर ही अंदर जा रहा होता है। तभी हिरन हाथी को बोलता है, अरे हाथी राजा, वो पास में बड़ा सा पत्थर है ना, उसको खिसका के आप इस गुफा को बंद कर दो, जल्दी से जल्दी हो सकता है। तभी वह हाथी उस पत्थर को खिसकाने लग जाता है। तभी वो गेंडा अंदर जाके फिर से ललकारता है, अरे ओ बुज़दिल, कहाँ छिप गया है? मुझे दिख ही नहीं रहा है, सामने आ मेरे, मैं तुझे चकनाचूर कर दूंगा। यही आवाज़ फिर से उसे रिपीट करके सुनाई देती है। तब गेंडा समझ जाता है कि उसे तो बेवकूफ़ बना दिया गया है। वह बोलता है, अरे मेरे को बेवकूफ़ बनाया, ये इतनी ज़रूरत इस हिरन की, आज इस हिरन का तो मैं काम तमाम कर दूंगा। और फिर वो वापस पीछे मुड़ के भागने लग जाता है। उसे दिखता है कि गुफा का दरवाज़ा बंद हो रहा होता है। तब वो और तेज़ी से भागता है। धीरे धीरे हाथी उस पत्थर को खिसकाता जाता है और गुफा को उस पत्थर से बंद कर देता है। तभी वो राइनो अंदर भागता हुआ आता है, पागल सा। वो सोचता है कि इस पत्थर को तो उड़ा देगा। वो जाके उस पत्थर पे तेजी से अपने मुंह से वार करता है, लेकिन वो पत्थर को तो हिला ही नहीं पाता, क्योंकि वो पत्थर बहुत बड़ा होता है और उसको चोट भी लग जाती है। वो कई बार प्रयास करता है वहाँ से, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। तब अंदर से वह चिल्लाता है, वो बोलता है, अरे मुझे बचाओ, मैं फंस गया यहाँ पे, मैं फंस गया। तब बाहर से सब जंगली जानवर हंसने लग जाते हैं। तब हिरन बोलता है, अरे ओ राइनो, तूने जंगली जानवर के सभी लोगों को बहुत परेशान किया है, यही तेरी सजा है। आगे से तू अब किसी को परेशान नहीं करेगा और इसके अंदर जिंदगी भर के लिए फंसा रहेगा। तब राइनो बोलता है, अरे मुझे समझ आ गया, मैं कितना गलत करता था, मुझे माफ़ करो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो ना, इसके अंदर रहा तो मैं तो मर ही जाऊँगा। तुम लोग बहुत अच्छे हो ना, तुम लोग बहुत दयालु हो, कृपया करके मुझ पर दया करो। मैं आज के बाद कभी गलती नहीं करूँगा, मैं सबके साथ मिलजुल के रहूँगा, मुझे माफ़ कर दो ना प्लीज़। उसकी इस तरह की माफ़ी द्वारा की गई चीज़ से सारे जंगली जानवर समझ जाते हैं कि इसको सबक मिल चुका है, हमें इसको माफ़ कर देना चाहिए। तब हाथी राजा बोलता है, हाँ, हमें लग रहा है इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें दरवाजे को खोल के इसको बाहर निकाल लेना चाहिए। तब सब लोग सहमति में हाँ भरते हैं। फिर हाथी राजा उस पत्थर को वहाँ से खिसका के हटा देता है। तब राइनो यानी कि गेंडा बाहर आता है और गेंडा बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए सब लोग, मैंने बहुत लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। देखो इस पत्थर को मैं हिला तक नहीं पाया, लेकिन हाथी राजा ने इसको कितने आराम से हटा दिया। मुझसे बलशाली होने के बाद भी हाथी राजा किसी पे भी किसी तरह का ठोस नहीं जमाता, ये अपनी शक्ति को उचित कार्य में यूज करता है। आज से मैं भी सभी को भलाई में ही अपनी शक्ति का यूज करूँगा, किसी को परेशान नहीं करूँगा। इस तरह से सारे जंगली जानवर आपस में एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लग जाते हैं। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपनी शक्ति पे गुरूर नहीं करना चाहिए और अपनी शक्ति में दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि हमेशा शक्ति पे भारी पड़ती है। जैसे कि हिरन ने गेंडे को सबक सिखाया और क्षमा करना सबसे बड़ा परोपकार होता है। जैसे सभी जंगली जानवर ने मिलकर गेंडे को क्षमा कर दिया उसके पश्चाताप होने के बाद। हैप्पी। आइए आज सुनाते हैं एक बेवकूफ जिराफ की कहानी। एक
जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं और वह बहुत प्यार से रहते हैं। और उस जंगल में एक एप्पल का पेड़ होता है। उस एप्पल के पेड़ पे बहुत सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे एप्पल लगे हुए होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं उस पेड़ पे। बाकी सब जानवर एप्पल, इतने बढ़िया बढ़िया एप्पल देख के सबके मुंह में तो पानी आ रहा होता है। सब उन एप्पल को खाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उस एप्पल को ऊंचाई पे होने की वजह से खा नहीं पाता है। हाथी राजा का तो बहुत ही मन करता है। वह बोलता है, अरे ये एप्पल तो बहुत ही ऊंचाई पे है, मेरा तो बहुत मन है इसको खाने का। मैं तो अपनी सूंड से भी नहीं पहुंच पा रहा, कैसे खाएं समझ नहीं आ रहा। सब लोग उन एप्पल की चाहत में टकटकी लगा के बैठे रहते हैं। वहीं एक बार दूसरे जंगल से एक जिराफ आता है। वह जिराफ आके उसे एप्पल के पेड़ के पास जाता है। वह एप्पल के पेड़ के पास जाता है और वह देखता है, अरे कितनी सुंदर एप्पल है, इतने सुंदर एप्पल तो मैं खाऊंगा पेट भर के। फिर वह एक एप्पल खाता है। वो जैसे एक एप्पल खाता है तो उसको तो मज़ा ही आ जाता है। वो बोलता है, अरे वाह, इतना मीठा, इतना बढ़िया एप्पल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, ये तो बहुत ही अच्छा एप्पल है। वह इसी तरह से 3-4 एप्पल और खा लेता है, अपना पेट एकदम अच्छे से भर लेता है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में बाकी के जंगली जानवर आते हैं। वो जंगली जानवर उसको घूर के देख रहे होते हैं और वह उसे बोलते हैं, अरे ये क्या, तुम तो एप्पल खा रहे हो। तब वह जिराफ बोलता है, तो क्या हुआ, मैं क्या एप्पल नहीं खा सकता क्या। तब बाकी के जंगली जानवरों में से हाथी राजा बोलते हैं, नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है कि तुम एप्पल नहीं खा सकते हो, तुम बिल्कुल एप्पल खा सकते हो। हम तो बहुत दिनों से इस एप्पल को खाने की बहुत मंशा थी, ये बहुत ऊंचा था, तुम थोड़े लंबे हो, साथ में तुम्हारी गर्दन भी लंबी है, इसलिए तुम आराम से इस एप्पल को खा पा रहे हो। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग खा नहीं पाए, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। कृपया करके हम सबको एक एप्पल तोड़ के दे दो ना, हम भी चख के तो देखे इस पेड़ के एप्पल कितने मीठे और कितने स्वादिष्ट हैं। तब जिराफ बोलता है, अरे मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं, और कुदरत ने मुझे लंबे पैर दिए हैं, लंबी गर्दन दी है, तो मैं तो उसका फ़ायदा उठाऊंगा ही ना। और अगर मैं तुम लोगों को अगर ऐसे देने लग गया तो यहाँ तो जंगल में जानवरों की लाइन लग जाएगी, मैं किस किस को देता फिरूंगा, मैं सबका नौकर थोड़ी ना हूँ। और अगर मैं ऐसे ही सबको देता रहा तो ये तो सारे एप्पल ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं क्या खाऊंगा। चलो जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं दूंगा ये एप्पल, केवल मैं ही खाऊंगा इनको। इसके बाद सभी सारे जंगली जानवर नाराज होके वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से वह जिराफ डेली एप्पल खाता है। उसको एप्पल खाने की ऐसी लत लगती है कि वह केवल एप्पल ही खाता है और कुछ नहीं खाता, और वह एप्पल खा के अपना पेट भरता रहता है दिन रात सुबह एनी टाइम। फिर इस तरह से उसे खाते खाते कई महीने बीत जाते हैं और वह केवल एप्पल ही खा रहा होता है। लेकिन केवल एप्पल खाने की वजह से वह दूसरी चीज़ नहीं खाता, इस वजह से उसके शरीर में बाकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो इस वजह से उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है। वह देखता है कि उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं और उसे बहुत कमजोरी आती है। वो बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे तो हाथ पैर ही हिल रहे हैं, मैं तो बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ, बाप रे ये क्या हुआ मेरे साथ। और फिर वो धड़ाम से गिर जाता है और वह पेट में उसके दर्द होने लग जाता है। वो चिल्लाता है, वो पूरी रात चिल्लाता है, हाय राम मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाय राम मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये आवाज़ सुन के बाकी के जंगली जानवर रात में घूमते हैं और ढूंढते हैं कि यार ये कौन है जिसको इतना दर्द हो रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन
वो उनको नहीं मिलता। फिर जैसे ही सुबह होती है तो सब लोग वहाँ पे पहुँचते जहाँ पे जिराफ लेटा हुआ होता है। बाकी सब जंगली जानवर उस जिराफ को देख के बोलते हैं, अरे जिराफ भैया, ये क्या हुआ? आप इस तरह से लेटे हुए क्यों हो? आपको कुछ परेशानी है क्या? तब जिराफ बोलता है, अरे भैया मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, ऊपर से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तभी हाथी राजा बोलता है कि अरे तुम तो बहुत कष्ट में लग रहे हो, हमें जल्दी से डॉक्टर बंदर को बुलाना पड़ेगा। तब वह सब मिलकर डॉक्टर बंदर को बुलाते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर बंदर आता है तब वह जिराफ के पास उसको लेके जाते हैं। डॉक्टर बंदर जिराफ के पास जाता है और जिराफ को बोलता है, अरे जिराफ, क्या हुआ तुमको, इस तरह से क्यों लेटे हुए हो? तब जिराफ अपनी आप बीती बताता है कि उसके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत कमज़ोर है। तब बंदर पूछता है, अरे तुमने फिर कल क्या खाया था? कुछ ना कुछ गलत जरूर खाया होगा, इसलिए तो पेट में से दर्द होगा। तब जिराफ बोलता है, अरे मैंने तो केवल एप्पल ही खाया था, इसलिए मेरे पेट में दर्द है क्या? तब बंदर का सिर चकराता है। वो बोलता है, अरे एप्पल तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे थोड़ी ना कोई परेशानी होगी, कुछ ना कुछ और खाया होगा। तो चलो ये बताओ, तुमने परसों क्या खाया था? तब जिराफ बोलता है, अरे मैं तो डेली एप्पल ही खाता हूँ, परसों क्या, मैं तो कई महीनों से केवल एप्पल ही खाया जा रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात, बहुत मीठे हैं वो। तब बंदर बोलता है, हाय राम, ये क्या कर रहे थे तुम क्या पागल हो गए हो जो हमेशा एप्पल ही खाओगे? देखिए एप्पल खाना अच्छी बात है, एप्पल्स हेल्दी होता है, लेकिन केवल एप्पल खाने से तुम्हें एक तरह के न्यूट्रिशन मिलेंगे, बाकी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तुम्हें बाकी न्यूट्रिशन के लिए बाकी और भी चीज़ें खानी चाहिए, अपने खाने में संतुलित आहार होना चाहिए, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। और तुमको देख के लगता है तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें इंस्टेंटली बूस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए एक दवा है, उसका नाम है संजीवनी बूटी, लेकिन वो काली पहाड़ी के ऊपर है। तुम्हें उसको खाओगे तो जल्दी से तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाएगी, और अब आगे से संतुलित आहार ही खाना शुरू करना। तब जिराफ बोलता है, अरे लेकिन वो काली घाटी तो बहुत ऊंचाई पे है और बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा? मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, हाय राम, लगता है मैं तो मर ही जाऊंगा। तब बाकी जंगली जानवर आपस में बात करते हैं और हाथी राजा बोलता है, अरे नहीं नहीं जिराफ भैया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाते हैं और वह संजीवनी बूटी लेके आते हैं आपके लिए। तब जिराफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिराफ बोलता है, अरे भाई लोगों, मैंने तुम लोगों का कितना अपमान किया, तुम लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करी, और इस मुसीबत में तुम लोग मेरी कितनी मदद करने आ गए। तब जंगली जानवर में से हिरन बोलता है, अरे हम सब एक परिवार का हिस्सा है, इस जंगल में सबके बीच में भाईचारा है, अब तुम भी हमारे दोस्त हो, तुम्हारी मदद करना ये हमारा फर्ज है। यह कह के सारे जंगली जानवर वहाँ से संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे हिप्पो आता है। हिप्पो उस जिराफ का पुराना दुश्मन होता है, उन दोनों के बीच में पहले से लड़ाई चल रही होती है। हिप्पो वहाँ पे आता है तो जिराफ को देखता है, तो जिराफ को बोलता है, अरे मेरे दुश्मन जिराफ, तू इस जंगल में यहाँ पे है, क्या कर रहा है रे? तब जिराफ बोलता है, अरे हिप्पो, तू चला जा, आज मैं तुझसे बहसबाजी कुछ नहीं करना चाहता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे मुझे और जा। तब हिप्पो बोलता है, अरे वाह, ऐसा मौका थोड़ी ना मैं जाने दूंगा, हा हा हा, मैं तो तेरे का छोड़ूंगा नहीं। और फिर हिप्पो उसको जाके एक टक्कर मारता है। फिर जिराफ बोलता, हाय राम, मुझे बहुत लग गई, अरे हिप्पो चला जाए यहाँ से, मैं मर जाऊंगा, मेरी परेशानी का तू फायदा उठा रहा है, चला जाए यहाँ से।
लेकिन हिप्पो उसको बार बार मारता है, 2-3-4 बार मारता ही रहता है उसको, और जिराफ एकदम दर्द में कहरा रहा होता है। तभी वहाँ पे बाकी के जंगली जानवर आ जाते हैं। बाकी के जंगली जानवर देखते हैं, अरे ये हिप्पो तो अपने दोस्त को मार रहा है। तब वो हिप्पो को वार्निंग देते हैं, ए हिप्पो रुक जा यहाँ पे से। तब वो हिप्पो देखता है, अरे क्यों, क्या हुआ? तब वो बोलते हैं, तुम हमारे दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो, हमारे दोस्त से दूर हो जाओ। तब वो हिप्पो बोलता है, अरे ये क्या, इस घमंडी जिराफ का भी कोई दोस्त है? इतना घमंडी का तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, तुम्हारा ये दोस्त कैसे हो गया? तब हाथी बोलता है, अरे ओ हिप्पो, बहुत नाटक कर रहा है तू, यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को मैं अपनी सूंड से फेंक दूंगा इधर से, यहाँ से। तब हिप्पो समझ जाता है कि ये सब एक ताहते हो गए हैं, यहाँ से भागना ही अच्छा है। वह पतली गली से निकल जाता है। फिर वह जानवर सब मिलके उसको संजीवनी बूटी देते हैं। जैसे ही जिराफ संजीवनी बूटी खाता है तो धीरे धीरे करके उसके शरीर में ताकत आ जाती है, वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। वह फिर बाकी सभी जानवर का बहुत धन्यवाद करता है और फिर वह सबको लेके एप्पल के पेड़ के पास जाता है और सारे एप्पल तोड़ तोड़ के बाकी जंगली जानवरों को देता है। सारे जंगली जानवर एप्पल खा के बड़े मस्त होते हैं, बोलते हैं, अरे वाह, ये एप्पल तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। तो अब जिराफ बोलता है, ठीक है, मैं और तोड़ के आप सबको देता हूँ। तभी बाकी के जंगली जानवर बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो हम भी तुम्हारी तरह पेट को और शरीर को लेके पड़ जाएंगे। फिर ये बात सुन के सारे लोग हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, जिस तरह की जिराफ ने अपनी हाइट का किया। हमें सभी की एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने खान पान में एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें विभिन्न तरह के खाने खाने चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी की संतुलित आहार को पूर्ण कर सकें। नहीं तो एक ही तरह का खाना खाने लगेंगे तो बाकी के न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और जिराफ की तरह शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इसीलिए संतुलित खाना खाइए और सबके साथ भाईचारे और मिल बांट के रहिए। हैप्पी। खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।